Hello everyone. Today we are going to read our next principles of FIOL, that is order. Order का मतलब यहाँ पे कमांड नहीं है, यहाँ पे order से मतलब है sequence. Okay. According to FIOL, people and materials must be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency. FIOL के अकॉर्डिंग जो भी एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं या जो भी मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो उन सब के लिए एक सूटेबल प्लेस होनी चाहिए जिससे कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पे उन चीज़ों को या उन लोगों तक पहुँच सकें या उन चीज़ों को ढूंढ सकें. द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर स्टेट्स दैट अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एवरीवन एंड एवरीथिंग एवरीवन इन इट्स और हिज और हर प्लेस. हर एक चीज़ के लिए या हर एक पर्सन के लिए एक प्लेस होना चाहिए या फिर हर एक चीज़ और हर एक पर्सन अपनी प्लेस पे होना चाहिए. इसेंशियली इट मीन्स ऑर्डरलीनेस. इसका मतलब क्या होता है, ऑर्डर में चीज़ें हों या सब चीज़ें अपनी जगह पे हों. इफ़ देयर इज़ अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड इट इज़ प्रेजेंट देयर देन देयर विल बी नो हिंड्रेंस इन द एक्टिविटीज़ ऑफ बिजनेस और फैक्ट्री. अगर हर चीज़ अपनी जगह पे है, अगर हर एक चीज़ की एक फिक्स जगह है और वो चीज़ उसी जगह पे है तो जब भी हम कोई भी एक्टिविटीज़ को बिजनेस में या फैक्ट्री में परफॉर्म करेंगे तो कोई भी रुकावट नहीं आएगी. दिस विल लीड टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी. और इससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा और काम करने की क्षमता भी बढ़ेगी. अच्छा, कैसे बढ़ेगी आप खुद सोचिए. जब आप कोई काम कर रहे हैं और आपको कोई भी चीज़ अपनी प्लेस पे ना मिले तो आपको उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट होगा या नहीं होगा. तो जिस टाइम में आप उसको ढूंढेंगे उस टाइम में आप प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्लस आपकी एफिशिएंसी भी ख़त्म हो जाएगी. आप थकोगे भी सही उस चीज़ को ढूंढने में, लेकिन अगर वो चीज़ आपको जगह पे मिल जाएगी तो वो आपकी एफिशिएंसी को आप प्रोडक्शन में लगा सकते हैं या नहीं. तो अगर हर एक चीज़ का एक प्लेस होगा और हर चीज़ अपनी प्लेस पे होगी तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों को इंक्रीज कर सकते हैं. सेकेंड इज इक्विटी. इक्विटी का मतलब होता है हर एक चीज़ इक्वल होनी चाहिए. गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़ हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल. अच्छा सेंस और एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक एम्प्लॉयज़ के लिए, जिससे कि हम हर एक एम्प्लॉय को इक्वल पॉसिबल मैनर में ट्रीट कर सकें. दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेस काइंडलीनेस एंड जस्टिस इन द बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स टूवर्ड्स वर्कर. ये जो प्रिंसिपल है ये हर एक मैनेजर्स का अपने वर्कर्स के लिए काइंडलीनेस और जस्टिस एम्फेसिस करता है यहाँ पे. दिस विल इंश्योर लॉयल्टी एंड डिवोशन. इससे क्या होगा, सब लोग लॉयल रहेंगे और डिवोटेड रहेंगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. सी, अगर हम मैनेजर्स और वर्कर्स को इक्वली ट्रीट करें, जो रूल्स हमने मैनेजर्स के लिए बनाए हैं वही हम वर्कर्स के लिए रखें, तो वो लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहेंगे और डिवोटेड भी रहेंगे. आप जो बोलेंगे वो काम वो करके देंगे. FIOL डज नॉट रूल आउट यूज़ ऑफ फोर्स समटाइम. FIOL का मतलब ये नहीं है कि आप कितनी बार अपने रूल्स को यूज़ ना करते हुए किसी को फोर्स करो. Rather, he says that lazy personnel should be dealt with sternly to send the message that everyone is equal in the eye of the management. अगर कोई लेजीनेस भी शो कर रहा है, ऐसा ही नहीं है सिर्फ वर्किंग एम्प्लॉयज़ के लिए ही है. अगर कोई एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ लेजी भी है तो आप उसको स्ट्रिक्टली मैसेज भेज सकते हो कि यहाँ पे सब कोई इक्वल है, आपको भी वैसे ही वर्क करना पड़ेगा जैसे बाकी सब कर रहे हैं. There should be no discrimination against anyone on account of sex, religion, language, caste, belief और nationality. यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो सेक्स के बेसिस पे हो, चाहे रिलीजन के बेसिस पे हो, लैंग्वेज में हो, कास्ट में हो, क्रीड, रिलीजन, बिलीफ, नेशनलिटी. In practice, we can observe that nowadays in multinational corporation, peoples of various nationalities work together in an organization. आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वहाँ पे अलग अलग कंट्रीज़ के अलग अलग रिलीजन के लोग भी एक साथ काम कर रहे हैं. डिस्क्रिमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट वहाँ पे है, वहाँ पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन
नहीं किया जा रहा है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल फॉर एवरीवन इन सच कंपनीज टू राइज। हर एक पर्सन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है जिससे कि कंपनी भी राइज कर सके, आगे बढ़ सके। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल। स्टेबिलिटी मीन्स फिक्स टाइम के लिए वहाँ पे रहना। पर्सोनल मीन्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज़ का जो टर्नओवर है आपको मिनिमाइज करना पड़ेगा जिससे कि आप ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को मेंटेन कर सको। पर्सोनल शुड बी सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर ड्यू और रिग्रेस प्रोसीजर। जब भी आप एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करो या अपॉइंट करो उसके पहले आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करो, उनका इंटरव्यू भी लो, उनको हर एक एग्जामिनेशन पास करनी होगी। बट वंस सिलेक्टेड दे शुड बी केप्ट एट देयर पोस्ट। लेकिन एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो उनको आप उनकी पोस्ट पे या पोजीशन पे सेटअप कर दें या उनको उनकी पोस्ट अलॉट कर दें फॉर अ मिनिमम फिक्स टेन्योर, एक फिक्स टाइम के लिए। दे शुड हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। उनके पास आपने एक बार उनको एक जगह पे फिक्स कर दिया, एक डिपार्टमेंट में फिक्स कर दिया, उसके बाद आप उनको बार बार शिफ्ट ना करें। अगर आप उनको बार बार शिफ्ट करते हैं, अगर उनकी जॉब पोजीशन स्टेबल नहीं रहती है तो वो आपको एफिशिएंसी के साथ रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप उनको एक फॉर एग्जांपल आपने किसी एम्प्लॉय को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लेस किया है, अब आप उसने वहाँ का काम सीखा ही है और वो करने ही लगा है, उसके पहले आपने क्या कर दिया, उसको सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया। कोई बात नहीं, लेकिन उसने वहाँ का भी काम सीखा है और करने ही लगा है, आपने फिर उसको कहीं और भेज दिया तो जितना भी टाइम उसने आपकी कंपनी में काम किया उसने कोई रिजल्ट तो दिया ही नहीं, वो काम सीखने में और सेट होने में ही रह गया। लेकिन जब बार बार आप उसको चेंज करेंगे उसकी पोजीशन से तो उसका मन ही हट जाएगा, फिर आप जिस भी डिपार्टमेंट में उसको भेजोगे वो काम भी नहीं सीखेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि कुछ टाइम में तो आप उसको दूसरी जगह भेज देंगे। तो अगर आपको अपने एम्प्लॉयज़ से अच्छा काम चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो आपको उनकी जॉब पोजीशन को स्टेबल करना पड़ेगा। अगर आपने उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में असाइन किया है तो आप उनको वहीं पे काम करने दें जिससे कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक रीजनेबल टाइम में रिजल्ट भी मिलेगा। एनी एडोकिज्म इन दिस रिगार्ड विल क्रिएट इंस्टेबिलिटी। जैसे मैंने बताया, अगर आप उनको बार बार एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करेंगे तो वो आपके लिए इनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी क्रिएट करेगा। दे वुड टेंड टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की इच्छा रखेंगे। रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग कॉस्ट विल बी हाई। और हम बार बार अलग अलग पर्सन को, अगर ऐसी एम्प्लॉइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते गए, हम नए नए लोगों को रिक्रूट करते गए तो रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग में भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। सो स्टेबिलिटी इन टेन्योर ऑफ पर्सोनल इज़ गुड फॉर द बिजनेस। इसीलिए हर एक एम्प्लॉय का किसी भी जॉब पोजीशन में स्टेबिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिससे कि वो भी इनकरेज होके काम करेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द डिफरेंस बिटवीन। यहाँ पे नेम ऑफ प्रिंसिपल हैं और उनको डिवाइड किया गया है पहले और अब में। सो ये आप लोग अपने आप से पढ़िएगा, आपकी बुक में ये है। सो हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं और वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement according to fuel. Initiative का मतलब होता है पहल करना। Workers should be encouraged to develop and carry out their plans for improvement according to fuel. जो वर्कर्स हैं उनको इनकरेज करना होगा जिससे कि वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ प्लान डेवलप करें और उन प्लान्स को कैरी आउट करें, रियल में अप्लाई करें। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहला कदम उठाना खुद से मोटिवेट होके। इट इज़ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ये क्या है, प्लान को सोचना और उसको सच में एग्जीक्यूट करना, अप्लाई करना। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेट्स ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन। ये इंटेलिजेंट लोगों का एक गुण है। इनिशिएटिव शुड बी इनकरेज्ड। जब भी कोई पर्सन पहल करता है इट मीन्स क्या, वो ऑलरेडी इनकरेज्ड है। बट इट डज नॉट मीन
going against the established practice of the company for the sake of being different. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपनी के अगेंस्ट कोई भी प्रैक्टिसेस डेवलप कर दे, कोई भी रूल्स बना दे क्योंकि आपको सबसे अलग दिखना है. A good company should have an employee suggestion system whereby initiative suggestion which result in substantial cost time reduction should be rewarded. एक अच्छी कंपनी जो होती है वो एम्प्लॉय के सजेशन सिस्टम को वेलकम करती है, जिससे कि क्या होता है, हम लोग एम्प्लॉय के सजेशन को मानते हैं. हो सकता है सजेशन अच्छा हो, हमारी कंपनी में उसका बेनिफिट मिले, कॉस्ट और टाइम रिड्यूस हो जाए काम करने का, और जब भी हमको ऑर्गेनाइजेशन में फ़ायदा हो तो उस एम्प्लॉय को हम रिवॉर्ड भी दें. उससे क्या होगा, वो इनकरेज होगा अगली बार सजेशन देने के लिए. ठीक है. सो दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. नाउ द लास्ट प्रिंसिपल इज स्पिरिट द कॉर्प्स. इसका मतलब होता है यूनिटी इन एक्शन. संगठन में शक्ति है. मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू फ्योल. फ्योल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट को हमेशा टीम स्पिरिट, एक टीम या ग्रुप में रह के काम करना चाहिए, या फिर हार्मोनी अमॉन्ग एम्प्लॉयज, हर एक एम्प्लॉयज एक दूसरे की हेल्प करे, इस तरीके से उनको काम करना चाहिए. मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क स्पेशली इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज अदरवाइज ऑब्जेक्टिव वुड बी डिफ़िकल्ट टू रिलीज. मैनेजमेंट जो है उसको हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क को ही आगे बढ़ाना चाहिए, स्पेशली कब, जब लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हम अकेले काम करेंगे तो काम नहीं चलेगा. हम लोग टीम वर्क करेंगे तो ही हम ऑब्जेक्टिव को या गोल को अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. इट विल ऑल्सो रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन. इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन में भी कमी आएगी. अगर हम लोग टीम वर्क को फॉलो नहीं करते तो हम कोई भी कोऑर्डिनेटेड नहीं रहेंगे. और मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद वी. एक मैनेजर को कभी भी मे में करके बात नहीं करना चाहिए, उसको मे से किस चीज़ में रिप्लेस करना चाहिए, इस मे को हम में. जब वो हम उसकी कॉन्वर्सेशन में यूज़ करेगा तो वहाँ पे एक टीम स्पिरिट आएगा. वर्कर्स भी सोचेंगे कि ये खुद के लिए नहीं, खुद की कंपनी के लिए नहीं, हम सबके लिए बात कर रहा है. इससे क्या होगा, वहाँ पे बिलोंगिंगनेस डेवलप होगी, एक म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप होगा, अपनापन डेवलप होगा टीम मेंबर्स के बीच में. इट विल ऑल्सो मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टीज़. ये पता है पेनल्टीज़ की जो ज़रूरत होती है उसको भी कम कर देगा. जब लोग एक साथ काम नहीं करते हैं, काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होता है, तो हम लोग पेनल्टीज़ चार्ज करते हैं. लेकिन जब सब लोग टीम वर्क करेंगे तो सब लोग रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, तो हम सबसे पेनल्टीज़ चार्ज नहीं कर पाएंगे. तो पेनल्टीज़ वाले रूल्स को भी ख़त्म कर देगा. फ्रॉम द फोरगोइंग डिस्कशन, ऊपर जितनी भी डिस्कशन हुई उससे क्लियर हुआ कि फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल्स थे वो वाइडली मैनेजरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बहुत यूज़फुल है और हमको उनको अप्लाई करना चाहिए. बट विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट इन विच बिजनेस इज डन. ऐसा नहीं है कि 14 प्रिंसिपल हमने जिस तरीके से बनाए वैसे के वैसे ही अप्लाई करें. हो सकता है एनवायरनमेंट में, बिजनेस में कुछ चेंज आ रहा हो, तो उस चेंज को माइंड में रखते हुए हम इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन empowering of managers, but not it means empowered of employees because of late organizational structure that are gaining ground. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है मैनेजर्स को पावर्स देना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एम्प्लॉयज़ को भी पावर दे रहे हैं. आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फ्लेट हो जाएगा अगर एम्प्लॉयज़ के पास भी पावर है. तो हमेशा पावर एक ऐसे पर्सन को दी जाए जो रिस्पॉन्सिबल हो और जो दूसरे से अपने काम को कंप्लीट करवा सके. वी आर नाउ इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड द करंट कॉनोटेशंस ऑफ फ्योल्स प्रिंसिपल डिस्कस्ड इन द अकम्पनिंग बॉक्स. अब हम लोग इस पोजीशन में हैं, अगर हम किसी भी कंपनी में या किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं और कुछ प्रॉब्लम दिखती है तो हम इजीली फ्योल के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके उनसे बाहर निकल सकते हैं. ओके, थैंक यू सो मच.